बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और एक इकनॉमिक क्राइसिस आपनाए हुर्मुज़ के बंद होने से इस दुनिया में एक नए क्राइसिस के तौर पर रूनुमा हुआ है, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिन कंट्रीज़ ने ईरान के ऊपर हमला किया यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इज़राइल, उनको इस टाइम पे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, क्योंकि धमकियां भी दे के देख ली, हमले भी करके देख लिए, लेकिन ईरान परसिस्टेंट है और ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसको बंद करके रखा है और उसका मुकम्मल कंट्रोल ईरान के पास है। इस सिचुएशन के अंदर तेल की आमदोरफ्त एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है और ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनेई साहब, उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने एक ख़िताब किया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये आबनाए हुर्मुज़ अब बंद ही रहेगी और तेल आप तैयारी कर लें कि $200 फ़ी बैरल के ऊपर चला जाएगा। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके ऊपर कुछ स्पेकुलेशन पाकिस्तान के हवाले से, ये तो ग्लोबल सिनेरियो था, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से स्पेकुलेशन ये चल रही है कि भारत एक प्रोपेगेंडा कर रहा है और वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट है और ईरान सऊदीया पे भी हमले कर रहा है और उसकी हिफाजत के लिए कोई कंट्री मौजूद नहीं, क्योंकि यूएसए तो पहले ही बैक डाउन कर गया और तनहा छोड़ गया उन तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ को, इंक्लूडिंग किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो पाकिस्तान किधर है? तो आज उन सवालों का जवाब मिल गया जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक हंगामी दौरे के ऊपर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया गए और वहाँ पे वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई। इस वक्त का हिस्सा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं इसहाक डार साहब, वो भी थे और उनके साथ चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। इससे काफ़ी इबाहम दूर हो गया। पाकिस्तान की स्टेटमेंट कुछ रोज़ पहले आई कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान के साथ पूरी अपनी सपोर्ट का अयादा किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। उसके बाद सऊदी अरेबिया का दौरा इस चीज़ को साबित कर गया कि हम सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट में भी अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हट रहे, मौजूद हैं और जो सालिसी का रोल है पाकिस्तान वो भी प्ले कर रहा है दोनों बरादर मुस्लिम ममालिक के दरमियान इस नाजुक वक्त में। आज हम अपने प्रोग्राम में तफसील से पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया ख़त्ते की सिचुएशन और इन सुपर पावर्स की जो गेम है और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश, उससे रूनुमा होने वाली क्राइसिस जो इकनॉमिक क्राइसिस है उसके ऊपर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर नादिर मीर ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। इनके साथ होंगे डॉक्टर रागिब, ये भी डिफेंस एनालिस्ट हैं और प्रोग्राम में लेटर ऑन हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज़। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ब्रिगेडियर नादिर, ये बताएं कि आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? ये जो दौरा है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है बाय द CDF एंड प्राइम मिनिस्टर और हमारे इसहाक डार साहब भी वहाँ पे हैं, ये दौरा कैसा है और ये किस तरफ निशानदेही करता है? ईरान वॉर जो है वो बड़ी सीरियस फेज में दाखिल हो गई है, क्योंकि अभी सेकंड वीक ऑन है और इट हैज एस्केलेटेड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि जंग शुरू हुई थी ईरान पे इसराइल और अमेरिका के हमले से और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई से, लेकिन उसके बाद ईरान ने गल्फ अरब स्टेट्स को मुख्तलिफ को टारगेट किया मुख्तलिफ तरीके से और अभी तक चल रहा है। बीच में कहा कि नहीं करेंगे, लेकिन फिर होता रहा हो रहा है। एंड सेकेंडली इसमें और बड़ी दूसरे मुल्क जो है वो शामिल होते जा रहे हैं, वो इस वजह से कि बिसाइड्स दी डायरेक्ट वॉर जो हो रही है, जो ऑयल की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, हार्मोज की ब्लॉकेज और बाकी ऑयल प्राइसेस राइजिंग से, उससे सारी दुनिया इफेक्ट हो रही है। मतलब उसके अंदर एक ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है विच इज वेरी मच रिलेटेड टू दी पेट्रोल एंड फ्यूल, बिकॉज उसके साथ आजकल दुनिया चलती है अभी तक, जब तक आप फुल इलेक्ट्रिक में ना चले जाएं या कोई और निजाम ना निकाल दें फ्यूचर में। तो उसकी वजह से बहुत सी ताकतें और ममालिक इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इवन चाइना जो ईरान को सपोर्ट करता है वो भी वॉर को बंद कराना चाहता है और दूसरे ममालिक भी बंद कराना चाहते हैं वॉर को, इसको सीज फायर या इसको डी एस्केलेट कराना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली जो आपका सवाल है दौरे का, तो इसका मेन एम टू फोल्ड है। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप जो गई है उसका दो मकसद है। एक मकसद तो ये है कि इस जंग को बंद कराया जाए, सीज फायर कराया जाए और द वॉर शुड बी टर्मिनेटेड। और अगर टर्मिनेट नहीं हो सकती तो कम से कम कंटेन किया जाए, लिमिट किया जाए उसको, ये पहला मकसद है। और दूसरा मकसद ये है कि जिनके साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है सिक्योरिटी का, दैट इज सऊदी अरेबिया,
उनके साथ वी आर बाउंड टू डिफेंड देम एंड म्यूचुअली। और अब जो वक्त आया उनका, तो वी हैव टू स्टैंड बाय देम। ये तो आप नहीं कर सकते कि एग्रीमेंट करें और बाद में उससे आप हट जाएं या ना पूरा करें, बिकॉज देन यू लूज क्रेडिबिलिटी। एंड वैसे भी सऊदी अरबिया से ना भी एग्रीमेंट हो तो पाकिस्तान का टाइम ऑनर्ड, सऊदी अरबिया पाकिस्तान की एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक जियो पोलिटिकल रिलेशनशिप है हिस्टोरिकली। तो द लीडरशिप का जो असल मकसद है वो है टू बिसाइड्स रीअश्योरिंग द सऊदीज, वहाँ ऑब्वियसली डिटेल में बात हुई है क्योंकि उसके साथ मजीद टीमें भी है ना, उसके अंदर मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जो सऊदीया के और गल्फ के डिफेंस के उनको सिक्योरिटी देने की। और सबसे बड़ी सिक्योरिटी कैसे होगी? सबसे बड़ी सिक्योरिटी तो ये है कि जंग ही बंद हो जाए तो खुद ही सिक्योरिटी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो अटैक्स हो रहे हैं वो पहले फेज से अगले फेज में चले गए। पहले में मिलिट्री टारगेट्स दोनों साइडों से अटैक हो रहे थे, लेकिन बाद में आपने देखा ऑयल टारगेट्स, ऑयल रिलेटेड टारगेट्स, ऑयल जिस तरह ईरान को स्ट्राइक किया इसराइल ने, अमेरिका ने, उस तरह ईरान ने भी इनकी ऑयल पोर्ट्स को और ऑयल डिपोज को और ऑयल सप्लाई चेन को, चेन है, सिस्टम है, उसका जो पूरा नेटवर्क है उसको टारगेट करना शुरू किया। और ऐलान भी किया कि दे विल ड्राइव अप द ऑयल प्राइसेस बियॉन्ड रिकग्निशन एंड यू नो क्रिएट ग्लोबल टर्मोइल। और दूसरा ये कि जो सारा गल्फ जो है और डेजर्ट है, आपको पता है ज्यादातर, और उसके साथ ईरान में भी काफी हद तक और भी ममालिक में वाटर डिसैलिनेशन इज अ वेरी बिग सिस्टम ऑफ गिविंग वाटर, और सिस्टम जिसपे वो सिविलाइजेशन बेस्ड है, क्योंकि रेगिस्तान में तो पानी होता नहीं, दूसरा पानी साफ नहीं होता। तो अगर अगला स्टेप उस पर टारगेटिंग शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रिक जो सिस्टम्स हैं, मतलब नॉर्मल जो सिविलियन लाइफ है मिलिट्री टारगेट से हटके, तो फिर तो बिल्कुल टोटल वॉर हो जाएगी ना। तो फिर उसमें और वेपन भी इस्तेमाल हो सकते हैं, फिर इसराइल भी इन्वॉल्व है, दे कैन गो टू WMDs एंड ऑल, सो इट कैन बी अ वॉर आउट ऑफ कंट्रोल एंड बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो इससे पहले हो ये खत्म हो। और मैंने पहले दिन जब ये हुआ था तब से मैंने एज एन इंडिविजुअल और एज ए जियो पॉलिटिशियन, मिलिट्री हिस्टोरियन, डिफेंस एनालिस्ट एंड ऑल दैट, गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को कहा, स्टेट को भी कहा, लिख के भी और बोल के भी और मशवरा दे के भी कि इसको बंद कराएं, हमारा अपना इंटरेस्ट है। सबसे बड़ा हमारा इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तानीज रह रहे हैं मिलियंस में गल्फ के अंदर, और उनकी सेफ्टी पाकिस्तान का पहला फर्ज है। यहाँ डिस्कशन पाकिस्तान में जो होती है या मीडिया पे या वो दूसरी चीजों पे होती है, किसने कौन सा मिसाइल या ड्रोन फायर कर दिया, विच इज एक्चुअली सेकेंडरी, प्राइमरी इज सेफ्टी ऑफ पाकिस्तानीज, बिकॉज वी आर दिस कंट्री इज कॉल्ड पाकिस्तान। और सेकेंडली उनकी जॉब्स और इकॉनमी जो 20-30 बिलियन डॉलर आपको देती है आउट ऑफ 40 बिलियन जो आपको आपकी आती है रेमिटेंसेस, वो बल्कि आपकी वो मतलब आपकी इकॉनमी को बड़ा, वो बहुत बड़ा एक उसका चंक है। और इसी तरह ऑयल प्राइसेस के ऊपर चली जाती हैं बियॉन्ड रिकग्निशन, तो आपकी तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी और उसके साथ पॉलिटिकल डिसऑर्डर आ जाएगा ऑब्वियसली। सो ऑल टोल्ड पाकिस्तान इंटरेस्ट इज इन गेटिंग अ सीज फायर डन और एटलीस्ट लिमिटिंग द वॉर फ्रॉम द वे इट इज एस्केलेटिंग। बिल्कुल। डॉक्टर रागिब ने भी हमें ज्वाइन किया है, डिफेंस एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाएं, आप गुफ्तगू सुन रहे थे, अब पाकिस्तान का रोल ये होना चाहिए कि किसी तरह से मीडिएशन करवा दे और इस जंग को रुकवाने की कोशिश करे। पाकिस्तान मस्ट बी प्लेइंग इट्स रोल। जाहिर है इतना हाई लेवल डेलीगेशन गया है, ये बात तो हो रही होगी, हमारे अपने इंटरेस्ट में भी ये है, लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए ये आसान होगा काम? क्योंकि बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं और ईरान जो है उसने तो क्लियरली ये बता दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको बंद भी करेंगे और जो ऑयल है वो आप एक्सपेक्ट करें कि $200 फी बैरल पे जाएगा। ये किस तरफ इशारा कर रही है चीज़? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जिस तरह वॉर ये स्टार्ट हुई थी तो उसकी जो ओवरऑल जो उसकी ओरिएंटेशन थी या जो एक्सपेक्टेशंस थी वो डिफरेंट थी, और ये ग्रेजुअली इट हैज़ नाउ टिल्टेड टुवर्ड्स ईरान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अमेरिका वाज टू कॉन्फिडेंट और अमेरिका तो कह रहा था कि ये 3 दिन की वॉर है, लेकिन ईरान ने उसको गलत साबित किया। इतनी लंबी वॉर जो है, अमेरिका ने खुद भी तकरीबन $1 बिलियन कह रहे जी हर दिन जो है वो खर्च हो रहा है अमेरिका का, और उसमें अब ये देखें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव नहीं हो सक रहे। तो ये वॉर जो है इट इज़ नाउ टिल्टेड टुवर्ड्स ईरान। समझ लें कि उसकी जो बॉल है वो ईरान की कोर्ट में है अब। तो ईरान ने बड़ी अच्छी जो समझ लें स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग एक स्टेटमेंट दी है कि जी ये वॉर शुरू आपने की थी, ख़त्म हम करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है, जो स्ट्रेटेजिक को डिफेंस एनालिस्ट जो हैं जो समझते हैं वो ये जानते हैं। जो आपको पता है पाकिस्तान ने ये कहा था इंडिया के अगेंस्ट कि इंडिया ने जब शुरू की थी तो पाकिस्तान ने कहा था वॉर आपने शुरू किया, ख़त्म हम करेंगे। बिल्कुल, दिस शोज स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस ऑन द पार्ट ऑफ ईरान। अब हम आ जाते हैं उस तरफ जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं कि हम रोल प्ले कर सकते हैं, वो डेफिनेटली हम कर सकते हैं और हम कर रहे हैं।
देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया और अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और पाकिस्तान इस सारी जो अभी रीजनल जो डायनेमिक्स हैं, पाकिस्तान आफ्टर दिस वॉर विद इंडिया, पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड पोटेंट एक्टर। पाकिस्तान के मशवरे के बगैर या उसकी इनटेक के बगैर कोई भी यहाँ पे रीजन में डिसीजन नहीं ले रहा, और ना ही अमेरिका ना ही ईरान। बट द थिंग इज कि ईरान का नुकसान बहुत कर दिया अमेरिका ने। अब ईरान के पास जो है वो इस पोजीशन में आकर अगर वो सुलह की बात करता है तो वो दे आर एट लॉस। अब अमेरिका और इसराइल, इनकी अपनी जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है वो इनको करनी चाहिए, और वो उनको थोड़ा सा अपना स्टांस चेंज करना पड़ेगा और कुछ शर्तें आपको ईरान की माननी पड़ेगी। ईरान हैज नथिंग टू लूज नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए ईरान की आपने लीडरशिप 24-48 पहले दिन बंदे मार दिए, रूहानी आपने जो उनके जो पेशवा थे उनको भी मार दिया। ईरान इज स्टिल देयर। आप इतनी लंबी जो, तो ईरान को ये मनवाना कि जी आप अपने लॉस पे इसको खत्म कर दें, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। तो उससे क्या समझ क्या आ रही है, उससे ये समझ आ रही है कि ये जो वॉर है ये स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग इट्स गोइंग टुवर्ड्स प्रोट्रैक्टेड वॉर, और प्रोटेक्टेड वॉर जितनी लंबी होती जाए उसमें उतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और खुदा न खास्ता वो फिर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड भी हो सकती है। आपका व्यू पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाएं कि ईरान ने तो क्लियरली ये इशारा भी दे दिया कि उनके जो नुकसानात हैं उसका अजाला किया जाए, और अगर ये नहीं करेगा वो मुल्क जिन्होंने उस पर हमला किया है, यानी कि इजराइल और अमेरिका, तो वो उतना ही नुकसान उनको पहुंचाएंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाएंगे, जहाँ जहाँ उनकी बेसेस हैं, जहाँ जहाँ वो उनको टारगेट कर सकते हैं वो टारगेट करेंगे। ये सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने क्लियरली बता दिया, और हर शहीद होने वाले ईरानी का बदला भी वो लेंगे। तो जंग तो ईरान की तरफ से, जैसे डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया, रुकती हुई नज़र नहीं आ रही, वो कंटिन्यू करेंगे। और बात सारी यही है कि उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका पे ईरान ट्रस्ट करेगा, क्योंकि ये गारंटी या ये नुकसान तो उन्हीं को पूरा करना पड़ेगा जिन्होंने ये नुकसान किया है? इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ईरान इराक वॉर हुई थी, 8 साल चली थी, और उस वक्त ईरान के रेवोल्यूशनरी लीडर थे आयतुल्ला ख़ोमेनी, जो असल लीडर थे ईरान के ना, मतलब रेवोल्यूशन के लीडर थे। और 8 साल के बाद बिकॉज ऑफ ऑल दी लॉसेज एंड एवरीथिंग, उनका ये मुहावरा है कि उन्होंने सीजफायर एक्सेप्ट कर लिया, यानी वॉर टर्मिनेशन कर दी इराक के साथ। ऑल्दो उनमें बड़ी कुर्बानी दी थी ईरान ने, और सद्दाम कुड नॉट विन दी वॉर, उसके बावजूद आखिर पे उन्होंने खत्म किया। उन्होंने क्या कहा, वो मशहूर जुमला उनका था कि ही वॉज फोर्स्ड टू, ख़ुमैनी साहब ने कहा खुद, ही वॉज फोर्स्ड टू ड्रिंक द शैलेस ऑफ पॉइजन, यानी जहर का प्याला पिया उन्होंने। जहर का प्याला मीन्स कि उन्होंने सीज फायर कर लिया, क्योंकि इतनी कुर्बानी दी थी ईरान ने। देखिए, बात ये होती है, जो वॉर है ना, इस वक्त जो ईरान का सबसे बड़ा मसला है, वो जिस तरह इन्होंने भी बहुत अच्छी बात की और आपने भी, वो ये समझे कि ईरान का जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त, बहुत बाकी सारे के अलावा, इज इट्स लीडरशिप इनसिक्योरिटी। आप ये समझे, जंगें कैसे होती हैं, जो जंग होती है ना, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड अफेयर। वो ठीक है अगर वो बचे कुचे या डिसऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस या डिसेंट्रलाइज तो मिसाइल और ड्रोन चलाते रहे अगले 2 साल तक, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन ओवरऑल वॉर की बात करें ना, एज अ वॉर, आई टीच वॉर बाय द वे एट द हाईएस्ट लेवल, तो जियो पॉलिटिशियन के अलावा, मिलिट्री हिस्टोरियन, डिफेंस एनालिस्ट के अलावा भी हूँ। तो वो ईरान की जो लीडरशिप है, वो आप देखिए ना, पिछले साल भी टारगेट हुई थी, आप देखिए हिजबुल्लाह की लीडरशिप भी टारगेट हुई थी, और अभी भी टारगेट हुई है। और ये जो अभी मुश्तबा साहब है, उसको उन्होंने थ्रेट किया उसको भी टारगेट करने का। अब ये समझें कि ये क्यों हो रहा है। इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इसराइली एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी। इसराइल और अमेरिका के पास पहले भी टेक्नोलॉजी थी। दे वर अनएबल टू टारगेट सद्दाम हुसैन इन 2 वॉर्स। 2 जंगें लड़ी अमेरिका ने और इसराइल ने इराक के खिलाफ, लेकिन उसको वो और अटेम्प्ट भी किया उसको बहुत दफा टारगेट करने का। सेकंड वॉर जो थी ना, पहली तो कुवैत पे थी, सेकंड जो थी ना, मैं मिलिट्री हिस्टोरियन भी हूँ, वी गो इनटू वेरी ग्रेट डिटेल्स टू स्टडी थिंग्स एंड एनालाइज। वो ये था कि उसको जब सेकंड वॉर हुई, मतलब इराक पे जो हमला हुआ फाइनली बुश का, तो उसका नाम था शॉक एंड ऑ, जो अभी भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। अब उसका पहला टारगेट सद्दाम हुसैन था। दे वर अनएबल टू, बिकॉज उसकी सिक्योरिटी जो मर्जी था, सद्दाम हुसैन गुड और बैड वी आर नॉट डिस्कसिंग, हम तो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इराकी लीडरशिप वाज
मोस्टली इंटैक्ट डिस्पाइट ऑल द अमेरिकन एफर्ट्स एंड इसराइली एफर्ट्स उस वक्त। और वो आपको पता है ऑक्यूपाई भी हो गया, सद्दाम हुसैन पकड़ा नहीं गया, वो तो बाद में वो छुपा हुआ था तो पकड़ा गया, और वो आपको पता है सारी कहानी लेटर वन, दैट इज हिस्ट्री एज दिस से। तो क्या मैं ये रहा हूँ, ये ईरान की सबसे बड़ी वीकनेस है समझने की कि लीडरशिप के बगैर ना कोई भी मुल्क को, सदर आजम ने आके डेरियस पे चार्ज किया था गोवाबिला में पर्शियन अंपायर के ऊपर, तो उसको उसी को भगाया था, पर्शियन अंपायर फेल। कहने का मतलब ये है कि लीडरशिप का इंटैक्ट होना या सिक्योर होना इज फर्स्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर वॉर। और वो अब इसको अब मैं आपको बता, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब मैं तो एक एनालिस्ट कह रहा हूँ ना, मगर उन्होंने तो ओपनली कहा अमेरिका ने, इसराइली, दे आर नाउ गोइंग टू टारगेट दिस न्यू लीडरशिप। तो हर दफा टारगेट करेंगे ना, हर दो लीडरशिप को टाइम लगता है। आप छोटी सी दुकान खोल लें या कोई छोटी सी चीज कर लें, उसको संभालने के लिए आपको कुछ टाइम लगता है। तो यू नो ईरान इज अ बिग कंट्री, ग्रेट हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड ऑल, उस वो वॉर में है, उसको संभालने के लिए न्यू लीडरशिप नीड्स टाइम। वॉर में बड़ा मुश्किल होता है एक घोड़े पे इस तरह बैठ जाना। तो ये उसकी नंबर वन वीकनेस इस वक्त चल रही है अभी तक, बिकॉज ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन इन द सिस्टम ऑफ ईरान बाय इसराइलीज एंड अमेरिकन। जो उनका सिस्टम है घुसे हुए हैं वो, बल्कि जो रॉयट्स हुए तो उन्होंने खुद कहा था कि उसके अंदर इसराइली, जो ईरान में रॉयट्स हुए थे, इसराइली एजेंट्स फिर रहे थे। ब्रिगेडियर साहब मुझे इजाजत दें, एक बीच ये में मकसद है कि अब कहां जाती है, वी हैव टू सी हाउ टू गेट दिस वॉर डन, बिकॉज अगर ये चलेगी तो ये एस्केलेट हो जाएगी। आप ये समझे दो चीज, ये इतनी लंबी जंग जो कह रहे हैं ना, ये नहीं, आप ये समझे ना, जब ग्लोबल ये जो जंग कोने में हो रही है ना, वो 10 साल भी चल सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, अदर कंट्रीज आर गेटिंग इन्वॉल्व, इसराइल जो है इट्स, और दे माइट गो फॉर यूज ऑफ WMD, सो इट विल बी मोर हॉरिफिक। सो इसका एंड गेम यही है, सबके इंटरेस्ट में है कि दिस वॉर शुड टर्मिनेट। ब्रिगेडियर साहब, आपने शॉक एंड ऑ की बात की और आपने बड़ा इसको तफसील से एक्सप्लेन किया, इशारा दिया लीडरशिप के ज़ाहिर है रोल में अभी आए हैं और अभी अभी जंग के बिल्कुल आई ऑफ द स्टॉर्म के अंदर इनको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। शायद ज़ख्मी भी थे नए सुप्रीम लीडर, वो इनका एक इनहेरेंट डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन ये फरमाइएगा कि जो आप लीडरशिप ऑफ द US को कैसे देख रहे हैं, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप है और जो नेतन्याहू की लीडरशिप है, एंड देयर डिसीजंस टू आई थिंक दे हैव अंडर एस्टिमेटेड द पोटेंशियल ऑफ ईरान, और जो हेस्ट में इन्होंने जंग की ख़ास तौर पे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, और एजेंडा तो लेके चले नेतन्याहू का, इस पे क्या कहेंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अलॉन्ग विद तुर्की, सऊदी अरेबिया एंड इवन चाइना एंड अदर्स कैन मेक पीस फॉर अ रीजन। अभी मैं रीजन देता हूँ आपको, मैंने कहा ना मैं ग्लोबल लेवल पे डील करता हूँ सब्जेक्ट को। अब सुनिए वो रीजन क्या है। रीजन ये है, जो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, ब्रिलियंट क्वेश्चन। यूनाइटेड स्टेट्स के और इसराइल के जो वॉर एम्स है ना, अब जंग का मकसद क्या है, एम हदफ क्या है, ऑब्जेक्टिव आर डिफरेंट, दे आर नॉट द सेम। ये चूंकि हमारा ओवर सिंप्लीफाइड सिस्टम है, पाकिस्तान में जियोपॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है, लोगों को तफसील नहीं पता, तो यहाँ पाकिस्तान में खास तौर पे तो हम कहते हैं वो ये एक है, भाई वो एक नहीं है। आप देखें ना, इसमें यूके एंड फ्रांस और अमेरिका, वो जो सारे नेटो में, वो एक नहीं है इस वक्त आपके सामने है। यूके ने अपनी बेसिस रिफ्यूज की अमेरिका को, बाद में थोड़ी सी लाउ कर दी है। फ्रांस ने आगे सिर्फ सिंबॉलिक कैरियर खड़ा कर दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दे डोंट, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल डोंट हैव द सेम ऑब्जेक्टिव। इसराइल्स एम इज क्लियरली रिजीम चेंज इन ईरान, नंबर वन, डिसइंटीग्रेशन, बाल्कनाइजेशन ऑफ ईरान, ईरान के टुकड़े हों, अजरी अलग हों, कुर्द अलग हों, सुन्नी उठ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सिविल वॉर हो जाए ईरान में, बिकॉज वो उसका वो इम्प्लेकेबल फो है, या उसका वो जायमा दुश्मन कह लें, अजली दुश्मन कह लें, जो भी कहना चाहते कह दें, इसराइल का ईरान। यूनाइटेड स्टेट्स गेम टोटली डिफरेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स इज अ ग्लोबल पावर। ये वी कीप थिंकिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, वी आर मिडिल पावर। मैं जियोपॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ, मिडिल पावर और ग्लोबल पावर एक नहीं होते, बिल्कुल बहुत फर्क होता है इनमें जी। अंपायर होती है ना, जो बड़ी अंपायर होती है, छोटा राजा और होता है, अंपायर और होता है, शहनशाह जो होता था ना, वो फर्क होता था, नीचे बादशाह फर्क होता था, छोटा जो राजा होता था, उनकी थिंकिंग टोटली फर्क है। अब इससे ना अपने ट्रंप का था, ट्रंप जो है वो आपको शायद याद होगा कि किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया वाला जो है रॉकेट मैन, उसको मिलने चला गया था। यही ट्रंप ने सीरिया में जो लीडरशिप है, आप देखें ना, सीरिया से लड़ रहे थे, अभी सीरिया की लीडरशिप को उन्होंने अपने वहां दे हैव डाइंड हिम, बाइंड हिम एंड ऑल दैट। कहने का मतलब है यही ट्रंप जो है ईरान के साथ बात करना शुरू हो जाएगा। ट्रंप की एम्स वॉर, ट्रंप के और अमेरिका के वॉर एम्स बड़े लिमिटेड है। आप सोचिए वो क्यों, उसका तो इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि इकोनॉमिक ऑयल, नहीं, नो, लेट मी करेक्ट यू, नॉट ऑयल, ऑयल इज वन थिंग, ऑयल देयर आर 3-4 एम्स। अगर एक है इसराइल की सिक्योरिटी हो, अमेरिका के ओल्ड एम्स इन मिडिल ईस्ट, दूसरा है कि ऑयल फ्लो फ्री फ्लो हो, बैरल ऑफ की प्राइस कंट्रोल्ड हो, तीसरा ये है मनरो डॉक्ट्रिन जी, गल्फ मॉनर्की स्टे इन बिकॉज दे आर प्रो वेस्ट ना। असल एम उनका ये है कि वहाँ फ्रेंडली रिजीम्स हो, होस्टाइल रिजीम ना हो।
आप ये बताएं ना कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर आर्म स्टेट, पाकिस्तान इज वेरी फ्रेंडली विद यूनाइटेड स्टेट्स, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोपेगेंडा छोड़ दे। उनको ईरान के न्यूक्लियर से प्रॉब्लम है बिकॉज ईरान इज होस्ट है। कल ईरान में रिजीम चेंज हो जाती है, वो जिस तरह पहले शहंशाह के जमाने में थी, दे विल बी अगेन क्लोज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज पॉसिबल टू मेक पीस बिकॉज ट्रंप के ऑब्जेक्टिव। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज, आप भी सिचुएशन को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है ये जंग किस तरफ जा रही है, और दोनों ही तरफ से विक्ट्रीज़ को डिक्लेयर किया जा रहा है। ये जंग ख़त्म होना ख़त्े के लिए और दुनिया के लिए बड़ी अहम है, क्योंकि जो इकनॉमिक रिपरकशंस हैं इसकी छोटे मुल्कों के लिए, बड़े तो शायद बर्दाश्त कर जाएं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए बड़ी सवेयर है। आप कैसे देखते हैं इसको, कैसे अनफोल्ड होगी ये कहानी अब आगे? जंग बंद होने जा रही है या मज़ीद चलेगी? देखें, इस वक्त जो है ना, ईरान सोच यही रहा है कि दे आर अपर हैंड, तो इसराइल का भी नुकसान कर रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोज को उन्होंने पूरा ब्लॉक किया हुआ है, और वो फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज के जितने अमेरिका के स्टडी केसेस थे उनको काफ़ी हद तक डैमेज कर दिया है, और वहाँ पर उनको काफ़ी नुकसान भी पहुँचा रहा है। बड़े पर्सनली लॉन्ग रन में इससे ईरान को नुकसान होगा। इसलिए देखिए, एक सुपर पावर है, उसके बाद बहुत रिसोर्सेज हैं, इसराइल ये दोनों मिल के अगर और नुकसान पहुंचाते हैं, एटलीस्ट ईरान को नुकसान हो सकता है। इस वक्त अगर ईरान इज इन अ बेटर नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पर उसको जरूर, अगर अमेरिकन रिक्वेस्ट करते हैं, ये बात है मीडिएटर्स जो हैं जैसे पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, कतर और ममालिक मिल के अमेरिका को पुश करते हैं, वो नेगोशिएशन के टेबल पर आते हैं, देन दे शुड कम एंड सेट, बिकॉज नाउ इस वक्त अब वो बार्गेनिंग चिप्स के लिए बेहतर है। लेकिन से कि ठीक है, जो न्यूक्लियर हम इंटरेस्टेड नहीं है, न्यूक्लियर को हम नहीं एनलिस्ट कर रहे यूरेनियम, ठीक है, हम 0% रखेंगे। बाकी उनकी बात मैंने कही जी, हम मिसाइल भी रखेंगे, रजीम चेंज नहीं होगी, बल्कि यहाँ तक गारंटी जो है ना, कैनेडा के लिए यहाँ पर कोई दोबारा अटैक नहीं किया जाएगा किसी किस्म का। ये सारी इस तरह की जो बातें हमें कंफर्म करनी है। और हाँ, मेन की जी तमाम सैंक्शन जो है वो इमीडिएटली अगर ये कंफर्म हो जाए कि यूरेनियम नहीं कर रहे तो हमारी टैंकें खत्म की जाए, दे विल बी विन सिचुएशन है। लेकिन इसके बाद देखें, अगर ज्यादा करते हैं तो ईरान को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। आपने जब आपने अहदाफ पूरे कर लिए हैं, ये गारंटीज आपको मिल जाती हैं, देन पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत बेहतर है कि ईरान इंटैक्ट रहे, रजीम रहे, यही मिसाइल टेक्नोलॉजी भी इनके पास रहे। बिल्कुल। उसके बाद उनको सैंक्शन भी खत्म हो जाए ताकि पाकिस्तान इन्हीं से ऑयल लेना शुरू कर दे, इन्हीं से गैस लेना शुरू कर दे। हमें इकोनॉमिक बहुत फायदा होता है जी। और साथ साथ मोस्ट का भी जो इस वर्ल्ड में एक डिजास्टर हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। और दुनिया को पता है कि अमेरिकन हैव लॉस्ट द वॉर, दे हैव नॉट बी एबल टू अचीव ऑब्जेक्टिव जो वो करना चाहते थे, मिजरेबली फेल हो गए। ना रिजीम चेंज हुई है, ना मिसाइल उनके वो खत्म कर सके हैं, जहाँ ना मिसाइल साइट को प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियर साइट को उड़ा सके जो वो सारे थे, ना ही उनकी विल तोड़ सके जी, ना विल। उसके बाद नंबर उनके जो चाहते थे ऑयल और गैस पे कब्जा करना वो भी नहीं कर सके। बिल्कुल। तो वो चाह रहे थे कि यहाँ ला के अपना रिजीम कंट्रोल मर्जी के लिए, और फिर चाइना को यहाँ से ऑयल देना हो तो वो अपनी मर्जी के लिए, जो वो भी नहीं कर सके। तो ये चीज़ों को आप देखें तो उन्होंने अपना सारा इस तरह से देयर वाज लूजर, इवन मिडिल ईस्ट में सारे टारगेट तरीके से तबाह करके रखी हैं। मिडिल ईस्ट भी नाराज नहीं थे कि जी हमें इन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं दी, हमें $1 ट्रिलियन के ये सारा डिप्लॉयमेंट किया, उसके बाद एंड मौके पे जाके इसराइल को सपोर्ट करने लगे। तो इस कंडीशन में ईरान और ये फ्रेंडली कंट्री को चाहिए कि ये समझाएं इनको और इमीडिएटली देश को हसीब कर, ये इनके लिए, ये मिडिल ईस्ट के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप जिद नहीं है कि मैं तो और नुकसान करूंगा, नुकसान करने में देर मोर रिसोर्सेज, अभी वो ईरान से भी, इंग्लैंड से वो लेकर आ रहे हैं, रिसोर्सेज लेकर आ रहे हैं, वहाँ से अपने एमिनिशन जो वहाँ रिसोर्सेज तरीके से वो उठा के ला रहे हैं, कोरिया से लेकर आ रहे हैं। दे इज द मीन दे अपने वो और इंडिजिनस से बनाने शुरू कर देंगे। तो वाई टू गिव अ चांस, जब आपको एक मौका मिल रहा है इसको फायदा उठाएं, कैच करें सिचुएशन को। तो आई थिंक दिस इज द ये बेस्ट सिचुएशन है ईरान के लिए इस वक्त। गारंटीज सैंक्शन उठवा लें और उसके बाद जो उनकी कंडीशन है कि हम इसके ऊपर बेशक टेस्ट कर लें, आइंदा के लिए जो उनकी गारंटी होगी कि यहाँ पर ईरान और इसराइल और अमेरिका को हमला नहीं करें। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।
डॉक्टर रागिब, बड़ी अहम तरफ इशारा किया ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ ने कि टाइमिंग जो है वो जंग के अंदर, ज़ाहिर है इस तरह की बड़ी जंगों में तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ईरान ने साबित कर दिया उसकी कि वो हार भी नहीं मानेगा, विल भी, रिजॉल्व भी, यूनिटी ऑफ द मैसेस भी आ गई, लीडरशिप का एक वो चेंज ओवर भी हो गया। और ज़ाहिर है उनके जो सुप्रीम लीडर आए हैं वो बचपन से ही अपने वालिद के साथ थे, हाईली क्वालिफाइड भी हैं और बड़ा तजर्बा भी रखते हैं। यहाँ तो चलें एक एडवांटेज हो गया उनको कि वालिद से बेटे को मुंतकिल हो गया वो रजीम। लेकिन अब कितना ज़रूरी है कि इस हाई टाइम के ऊपर या अपर हैंड रखते हुए, क्योंकि दुनिया इस चीज़ पे कन्विंस्ड है कि देयर आर नो क्लियर विक्टर्स इन दिस वॉर, दोनों ही तरफ नुकसान एक दूसरे का कर रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस है, कोई जो वेस्ट वाले हैं वो कहते हैं हमारा पल्ला भारी है और जो ईरान वाले हैं वो कहते हैं हम बेहतर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे जो फ्रेंडली स्टेट्स हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, इसको मिल के इस जंग को निपटा देना चाहिए? डू यू एग्री? देखिए जिसमें तो देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट दैट कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान और इसमें आप तुर्की और सऊदी अरब को भी शामिल करें। मेरे ख्याल में वो भी दे शुड बी ऑन बोर्ड कि ये जो जंग है ये किसी की भी फेवर में नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूं टू मेक द थिंग्स मोर क्लियर अबाउट द लाइकली एंड ऑफ द वॉर। आप ये देखें कि इसराइल ने और अमेरिका की सपोर्ट के साथ मिलकर तकरीबन 1 साल से गाजा जैसी छोटी सी जगह को और हमास जैसी छोटी सी फोर्स के अगेंस्ट उन्होंने काम किया है। आज भी अगर आप देखें तो उनकी पहली डिमांड ये है कि जी हमास जो है ना ये डीवेपनाइज करे अपने आप को, यानी कि बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी फोर्स और जिसके पास आगे कुछ भी नहीं है उसको भी 1 साल में इसराइल जो है वो कंप्लीटली जो है ना ऑब्लिटरेट नहीं कर सका। दूसरा कंपैरिजन आप ये देखें कि तकरीबन 2-2.5 साल से अब वॉर हो रही है रशिया की और यूक्रेन की, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। बेशक यूक्रेन को बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल रही है ये वो, लेकिन रशिया की जो माइट है वो तो बहुत बड़ी है। 2.5 साल में भी रशिया कैन नॉट कम आउट लाइक विक्टोरियस इन दिस वॉर। तो मुझे नहीं समझ आती कि अमेरिका और इसराइल जो है, ईरान जो कि इतना डिस्टेंट भी है इसराइल से, और उसको कैसे उस जगह पे ले आएंगे कि वो उसको कहें कि जी हम ये जीत गए और ये जो हमारी बात मान ले। तो ये थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ईरान की जो पोजीशन है वो इस वक्त वॉर को प्रोलॉन्ग करने के लिए बहुत बेहतर है अमेरिका से, लेकिन ये डेफिनेटली किसी की फेवर में नहीं है। जो आपने बात की कि चाइना और रशिया और पाकिस्तान को ये रोल प्ले करना चाहिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है ना वो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं और जा भी रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है। बेशक वॉर जोन्स में भी जा रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल खुद भी जा रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने वहां जाके अपने प्रेजेंट किया अपने आप को लाइक वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म और वो सारा, वो एक मैसेज सिंबॉलिक होती है कि बिजनेस। लेकिन जी सिंबॉलिक बहुत बड़ी है, उसकी बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा जी बिल्कुल। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन जो असल में जो करना चाहिए, हमें अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए और हमें चाइना और रशिया से बात देखें। अगर आप ये देखें स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, जो वॉर होती है या ये जो जियोपॉलिटिक्स है, इसमें इमोशंस नहीं होते। ये जो सिचुएशन हो रही है, सॉरी टू से, चाइना और रशिया के ये बड़ी फेवर की सिचुएशन है। वाई चाइना एंड रशिया वुड लाइक यार ये एंगेज हुआ है अमेरिका, तो इसको नुकसान जितना हो रहा है होने दो। तो उससे हमें निकलना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि ऑलरेडी ये पुरानी कैलकुलेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और अब तो उसकी बात भी हो रही है कि इसराइल जो है उसकी एक पॉलिसी है कि जब वो एंड गेम की तरफ आ जाएंगे या उनकी सिचुएशन हाथ से निकलने का चांस हो जाएगा, तो दे माइट रिजॉर्ट टू जो है ना वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, जो कि एक बहुत बड़ा एक लूमिंग कंसर्न है। ये बहुत लूमिंग कंसर्न है, बिल्कुल आपने दुरुस्त तरफ इशारा किया। चाइना को, पाकिस्तान को भी, चाइना और रशिया को, रीजन को लपेट में ले लेगा। जी। तो इस तरह मेरे ख्याल में ये सिचुएशन ऐसे है। बाकी जो हमारे बाकी हज़रात हैं उनसे अब उनकी राय लेंगे। जी बिल्कुल, नहीं मैं आपकी तरफ ही रहूँगा और मैं आपसे मज़ीद ये पूछूंगा कि आपको लगता है कि इसके अंदर देर की गई अगर बड़ी ताकतों की तरफ से, जाहिर है इंटरेस्ट की बात है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर और इंटरनेशनल रिलेशंस में अपना इंटरेस्ट पहले देखा जाता है, और
इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी, और इसमें मोरालिटी की गुंजाइश बहुत कम होती है। अगर होती तो गज़ा वाला पूरी जेनोसाइड ना होता, ईरान के ऊपर हमला ही ना होता। Exactly. तो वो तो हमें पता है, लेकिन ज़ाहिर है मोरालिटी की बात करते रहना भी ज़रूरी है। कहीं ये दुनिया मॉरल जो वैल्यूज़ हैं उनको बिल्कुल ही ना भुला बैठे, तो कम से कम उनका जिक्र तो करते रहना चाहिए। बहरहाल ये ड्यूटी हमारी है जो हम करते रहें, और ज़ाहिर है लोगों को ये इदराक भी होना चाहिए कि ये इतना आसान काम नहीं है। मुल्क ऐसे नहीं सोचते जैसे फ़र्द सोचते हैं, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म फ़ायदा तो इस जंग का और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने का चाइना और रशिया को भी नहीं होगा। वक्ती फ़ायदा तो ये ले लेंगे, तेल की फ़रोख्त भी हो जाएगी, सारा काम भी चल जाएगा, अमेरिका को नुकसान भी पहुंच जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो इनके बाकी एलाइज जुड़े हुए हैं, जो उनका नुकसान है उसका अजाला कैसे होगा, ये क्वेश्चन भी तो है। इसके ऊपर कमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो कमेंट मेरा ये है इसमें कि एज फार एज जो हमें नॉलेज है इस चीज़ों का, रशिया एंड चाइना, इनकी जो डिप्लोमेसी है, जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो पोलिटिकल, ये बहुत एडवांस लेवल पे है। इट मैचेस बाय एनी मींस, इट मैचेस द डिप्लोमेसी ऑफ इंटरनेशनल लेवल जो अमेरिका की है या इस तरह है। तो वो सारे हमसे, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से भी और बाकी मुल्कों से भी बेहतर वो सारी सिचुएशन को रीड कर रहे होंगे। वो भी नहीं चाहेंगे कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। जिस तरह की मेरा ख्याल अमेरिका भी अंदर से ये बिल्कुल नहीं चाहता, अमेरिका तो एक ऑब्जेक्टिव अचीव करके निकलना चाहता था इसमें। अब वो अगर इसको इंटेंगल करेंगे तो मेरा ख्याल ये है, मेरी हिंच ये है कि चाइना और रशिया एक मुनासिब मौके पे आके दे विल पुट देयर फुट डाउन, और वो उनमें पूरी कैपेसिटी है। अगर वो थोड़ा सा अग्रेसिवली समझ लें या थोड़ा सा प्रोएक्टिवली वॉर को रोकना चाहेंगे, तो अमेरिका जो है वो उसको अमेरिका वोंट बी एबल टू डिनाई देम आपके जी उसको वो बात ही ना सुने। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपको पता है यूएस प्रेसिडेंट जो है वो शॉर्टली दे आर विजिटिंग चाइना। मेरे ख्याल में वो जो विजिट है वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, और उसमें जो है ये वॉर के मुतालिक और चीज़ें जो है शायद किसी पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ चली जाए। जी डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट, उसके अंदर बाकायदा जो यूएस का मीडिया था, आपने इशारा किया जो अपकमिंग विज़िट है ऑफ डोनाल्ड ट्रंप टू चाइना, उन्होंने ये बड़ा हैरत का भी इजहार किया कि आपने अब तक वो डेलीगेशंस जिन्होंने एक इकनॉमिक डील्स के ऊपर बात करनी है, जाहिर है इस तरह के डेलीगेशन जब जाते हैं तो पहले से आइडेंटिफाइड होती हैं वो बड़ी बड़ी शख्सियात और कंपनीज़ के सीईओज़ जिन्होंने जाके मुआहदे और एमओयूज़ साइन करने होते हैं स्टेट लेवल के ऊपर ऑन बिहाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, तो उनको आइडेंटिफाई ही नहीं किया। तो ये भी क्या इस तरफ इशारा करती है कि यहाँ पे बात ज़्यादा जंग की होगी रादर दैन जो ट्रेड है या इकोनॉमिक इनके जो मुआहदे हैं उससे ज़्यादा फोकस जंग बंदी पे होगा? क्या कहेंगे? जी ये बिल्कुल ऐसा ही, आपने बड़ी अच्छी बात ये पॉइंट आउट किया। बेसिकली ये अमेरिका की इस वक्त जो है ना बुखलाहट का ये रिफ्लेक्शन है कि अगर आपने एक विजिट रखा हुआ है तो आपको चाहिए था, बहुत पहले चाहिए था कि आप उनके जो डेलीगेशन जानी है, जिस तरह आपने बताया जो सीईओज वगैरह जो हैं जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारे आइडेंटिफाई होने चाहिए थे। लेकिन अगर अभी तक नहीं किया तो इसका मतलब है कि अमेरिकन लीडरशिप जो है दे आर इंटेंगल्ड समवेयर। तो ये जो है ना ये उसका बुखलाहट का शिकार मुझे लगता है कि अमेरिका इस वक्त है, बिकॉज दे आर इंटेंगल्ड। इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि अमेरिका इज नॉट एंजॉयिंग दिस वॉर एट ऑल, नीदर नेतन्याहू। और नेतन्याहू साहब के बारे में आपको पता है ये कहा जा रहा है कि ही इज नॉट इन इजराइल। वो एक मैं देख रहा था कहीं पे वो कमेंट कर रहे थे कि ही हैज शिफ्टेड टू जर्मनी बेसिकली। जी बिल्कुल। तो ये अगर बात ठीक है तो ये बड़ी स्ट्रेंज चीज है। उनके इंटेलिजेंस चीफ जो मोसाद के हैं उनके बारे में भी सुन रहे हैं कि उनके भी वो हलाक हो गए, वो भी, ये भी कुछ खबरें आ रही हैं। जी कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ ना कुछ डैमेज कहीं ना कहीं हुआ है। एक रिलेटिव थे कोई नेतन्याहू के, उनके बारे में बात चल रही है, उनके भाई के बारे में 7 मिलियन है। जी और जिस तरह 7 मिलियन पॉपुलेशन में एवरी सिंगल ज्यू ऑफ इजराइल मैटर्स फॉर देम। यहाँ पे 10 करोड़ आबादी है ईरान की, तो उनके लिए कोई खुदा न खास्ता हम कहना तो नहीं चाहिए, उनके लिए 10, 15, 20 हज़ार बंदा जो है ना मैटर नहीं करता, उनके लिए मैटर करता है। दूसरा ये है कॉज भी बहुत बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉज भी बहुत है। इजराइल के जितने लोग हैं दे आर ऑल बिलियनियर्स, वो सारे के सारे 80% उनमें जो है ना वो पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट हुई है। कोई अमेरिका के साथ कोई लाभ लॉस नहीं है इजराइल का। डॉक्टर रागिब आपका पॉइंट आ गया,
डॉक्टर रागिब, आपका पॉइंट आ गया। आपके वक्त का बहुत बहुत नाज़रीन शुक्रिया अदा करूँगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर का, ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ का और डॉक्टर रागिब का। आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।